7 बजे स्थान भिलाई। ईडी की टीम यहां पहुंची हुई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी इस मामले में अब तक शराब घोटाले से जुड़े हुए कई अधिकारियों और कारोबारियों के साथ पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर शिकंजा कस चुकी है। लेकिन अब तक ईडी की इस जांच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दामन पाक साफ था। लेकिन अब ईडी की जांच की जद में बघेल परिवार भी आ गया है और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की जांच के सिलसिले में आज ईडी की टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंची तो प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल दौड़ पड़ी। सुबह से इस खबर की चर्चा चारों तरफ रही। कांग्रेस को ये पूरी जांच और ईडी का पूर्व मुख्यमंत्री के घर पहुंचना राजनीतिक साजिश का हिस्सा लगा। इसलिए इस प्रकरण में न केवल सड़कों पर कांग्रेस दिखाई दी बल्कि सदन में भी इस जांच और छापे की गूंज सुनाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की दबिश से नाराज कांग्रेसियों ने पहले तो बघेल निवास के बाहर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद मोर्चा संभाला विधायकों ने। पहले प्रश्नकाल में ही इस मामले को कांग्रेस विधायकों ने उठाते हुए जमकर हंगामा किया। इस मसले पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा और चर्चा की मांग की। लेकिन जब सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकी तो विधायकों ने गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किया और उसके बाद कांग्रेस के सारे विधायक निलंबित हो गए। लेकिन कांग्रेस विधायकों का ये आक्रामक रूप यही शांत नहीं हुआ। निलंबित होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। बीजेपी ने ध्यान भटकाने के लिए अभी ईडी को भेजा है, लेकिन इससे हमारे हौसले नहीं टूटते। आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ की एक जनता है, वो उनके साथ जो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है ईडी, भारतीय जनता पार्टी का, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। बहुत दुखद है। कभी भी लोकतंत्र में इस तरह अपने विरोधियों के साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है। इधर कांग्रेस विधायक विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे, उधर कांग्रेस नेताओं ने भूपेश बघेल के घर के बाहर मोर्चा संभाला हुआ था। बाद में विधानसभा से सारे विधायक भूपेश बघेल की भिलाई स्थित आवास पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रमुख नेताओं में टीएस सिंहदेव सहित सभी विधायकों ने बघेल निवास पहुंचकर ईडी की कार्रवाई पर विरोध जताया। अफसोस होता है कि संवैधानिक अधिकार जिस संस्था को देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने दी, इस मंशा से दी थी कि गलत को रोका जाए, ना कि इस मंशा से कि इसका सत्ता में आने के बाद इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया। इधर कांग्रेस के निशाने में ईडी के साथ अब भाजपा सरकार भी है। ऐसे में बचाव में भाजपा को सामने आना पड़ा। विधानसभा में कांग्रेस के आरोप की जहां भाजपा ने कड़ी आलोचना की, वहीं सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। अपने नेता की कुकर्मी को छिपाना, अपने नेता की अनियमितताओं को छुपाना और एक नेशनल एजेंसी अगर उनके नेता के यहाँ किसी चीज के लिए जाता है उसको लेकर के हाउस को बाधित करना, ये न्यायोचित नहीं है। ईडी की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्यवाही की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। और अब यहां तक कहा जा रहा है कि ईडी की अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का भी नाम है। ऐसे में चैतन्य बघेल से जुड़े तथ्यों को जांचने के लिए ईडी ने भूपेश बघेल के कार्यालय में दबिश दी। हालांकि अभी भूपेश बघेल का नाम इस पूरे प्रकरण में नहीं आया है, लेकिन बघेल निवास में हुई कार्रवाई ने राजनीतिक हलचलों को बढ़ा दिया है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस मसले की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में ये मामला अभी जल्द शांत होने वाला नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस छापे से राजनीतिक हलचलें और तेज होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसा मुद्दे पर जिसने आज पूरी राजनीतिक हलचलों को एक लहर में परिवर्तित कर दिया था। ऐसे में क्या होने जा रहा है,
छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल विशेष तौर पर किसी के निशाने में हैं, टारगेट में क्यों हैं भूपेश बघेल का परिवार, और अब ईडी की जांच के बाद होने क्या जा रहे वाला है, इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे पूरी डिबेट के जरिए और जानेंगे कि क्या क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसोत्कर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि सुबह से हम बता रहे हैं कि ईडी की दबिश हुई भूपेश बघेल के घर में। हालांकि यह शिकंजा भूपेश बघेल पर नहीं, उनके बेटे पर था और अब जांच पूरी होने के बाद कुछ तथ्यों को लेकर ईडी रवाना हो गई है। लेकिन ये जो पूरा 5-7 घंटे की जो जांच थी उसने राजनीति के अलग अलग जो नेता हैं उन्हें मौका दे दिया कि इसे अपने अपने नज़रिए से लोगों के सामने रखें। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण में, सबका एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की ओर ही चलते हैं क्योंकि कांग्रेस को आज खासी आपत्ति दिखी, सड़क में भी कांग्रेस दिखी, सदन में भी आक्रामक रुख रहा कांग्रेस का। क्या कहना है इस पूरी जांच को लेकर, कांग्रेस का सुन लेते हैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, आज ये जांच हुई है, किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, कुछ तथ्य हैं उनकी जानकारी ली गई है और ईडी की जो जांच पहले से चल रही थी उस जांच को आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस को क्या आपत्ति लग रही है, क्यों आशंका है कांग्रेस किसी को फंसाया जा रहा है? मोहन जी नमस्कार आपको। अनिल पुसत्कर जी हमारे साथ हैं, उनको मेरा नमस्कार। निशिकांत जी को नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण दिखाई दे रही है और वो ईडी जो है, ईडी की जो कार्रवाई है 2014 से, उसको ही पूरी तरह से हिंडर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल शून्य हो चुकी ईडी जो है। अगर वो हम उसके आंकड़ों पर देखें, 5500 केस 2014 से आज तक के ईडी ने दायर किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसमें कि केवल 40 केस जो हैं वो ठहर पाए हैं, उसमें वो कन्विक्शन हुआ है। मतलब आप स्वयं देखिए कि ज्यादातर ईडी के जो केस होते हैं वो केवल राजनीतिक विपक्ष के जो लोग हैं उनको डराने धमकाने और उनकी छवि खराब करने वहीं तक सीमित होते हैं। अब समय ऐसा है कि अभी अभी भूपेश बघेल जी पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। पंजाब में 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति वहां अभी शुरू होने वाली राजनीतिक हलचल शुरू करते तो उसके पहले उनको कमजोर करने का काम यहाँ किया गया है। सदन की भी कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो उसको भी कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसको किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं ईडी के द्वारा, इसकी भरकस निंदा कांग्रेस पार्टी करती है। और ये आज कोई नई बात नहीं है। जब मुख्यमंत्री थे उस समय की बात भी ले लें तो लगातार परेशान किया गया। मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब भी तरह बेतरह से भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने का काम शुरू से किया है। चाहे उनकी जमीन नापने का काम जो भरी बारिश में किया गया था उसको ले लें आप, चाहे उसके अलावा उनकी माता जी को, उनकी पत्नी को एजेंसियों के ऑफिस में बैठाने का काम किया गया कई देर तक के। उसके अलावा अगर देखें सीडी कांड में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो सीडी कांड में भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने पहुंचा था थाने में और उसके बाद उनको जेल भेजने तक का काम किया गया था। और आज अगर वे बरी हुए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? लेकिन एक और नया चीज ले आई है अभी। ठीक है, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या इसमें लगता नहीं है कि आपको कुछ आधार है? पहले अधिकारी अंदर हुए, फिर कुछ कारोबारी अंदर हुए, फिर पूर्व आबकारी मंत्री तक अंदर हो गए हैं। ऐसे में अगर इस मामले की जांच चल रही है तो गलत क्या है? जांच में कांग्रेस सहयोग क्यों नहीं कर रही, वो इसका विरोध क्यों कर रही है? नहीं, बिल्कुल चले ना, जांच चले, हम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, 5,500 में से 40 केस में कन्विक्शन हुआ है ईडी के, तो ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, ना डरने की बात है। जो है न्यायालय में हम अपना पक्ष पेश करेंगे। बल्कि ईडी को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि रमन सिंह जी के राज में जो खुले घोटाले हुए जिनमें उनका नाम आया था उन सबकी भी जांच करने की बात करें। चाहे 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, उसमें नान डायरी में सीएम मैडम का नाम आया था, उसकी जांच कराएं। उसके अलावा अगर चिटफंड घोटाला 6,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला था जिसमें सीधे सीधे तौर पर रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी और वीणा सिंह जी शामिल होते थे, उसकी जांच करा ले। चलिए, एक जांच को अगर रोकना हो तो दूसरी जांच करा लें, ऐसा तर्क कांग्रेस दे रही है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अब बीजेपी का भी पक्ष सुन लेते हैं, फिर अनिल जी के पास चलेंगे। बीजेपी पर सीधा आरोप है और ईडी की कार्यप्रणाली आज से नहीं, पांडे जी, पहले से ही निशाने में रही है। वो ऐसे
उद्देश्यों को लेकर काम करती है, जिससे कि राजनीतिक हित भी साधा जाए। कहीं भूपेश बघेल के परिवार को निशाना बनाने की वजह यही तो नहीं है? पंजाब जा रहे हैं, 27 में वहाँ चुनाव हैं, इसलिए रोकने की कोशिश तो नहीं है? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिल जी को, छोटे भाई अभिमन्यु जी को संध्या जवाब। देखिए, तर्क भी हो ना तो ऐसा हो कि जो हजम हो। 2027 में पंजाब में चुनाव है और भूपेश बघेल जी प्रभारी बने, इसलिए उन पर छापा पड़ा है। लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेसी होना और लॉजिकल होना कॉन्ट्राडिक्शन है। विषय क्या है? देखिए, आपने ठीक कहा कि जो आबकारी का जो घोटाला हुआ है उसमें सबसे पहले व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी और अब आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल में। 2161 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान ईडी ने बताया, और उसके तारतम्य में, उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद नो कमेंट्स वाले कवासी लखमा जी कुछ साक्ष्य प्रमाण दिए हैं, जिसके तारतम्य में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी ने छापा मारा है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि ईडी बायस है। मैं तो थोड़ा सा मोहन जी आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी और प्रकाश डालेंगे कि 351 करोड़ रुपया एक राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है, ईडी जब्त करती है, लेकिन ईडी बायस है। देखिए, क्या होता है कि जब आपका परसेप्शन और सबकॉन्शियस माइंड ये रीड कर लेता है कि सारी दुनिया गलत, सिर्फ हम ही सही है, तो ऐसा होता है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ईडी खराब, न्यायालय खराब, सीबीआई, आईटी, बाकी सब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खराब, सब गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति सब खराब है। लेकिन किसी कोने में, देश के, विश्व के किसी कोने में कोई हिंडनबर्ग खड़ा होकर एक व्हाट्सअप राहुल बाबा के मोबाइल पे भेज दे तो देखो वो स्वीकार है। कारण क्या होता है मोहन जी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई कांग्रेस, अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई व्हाट्सएप पे ही भरोसा कर सकती है। भारतीय लोकतंत्र या भारतीय तंत्र में भरोसा इनको कतई नहीं है। आज देखिए, जब हम इतने जोर जोर से बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप ही कोई जांच बैठा लेते, लेकिन आपने जांच नहीं बैठाई। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, डीएमएफ से लेकर शराब से लेकर कोयला से लेकर राशन से लेकर क्या क्या घोटाला इन 5 साल के विनाश के कालखंड में नहीं हुआ। आज जब कांग्रेस पार्टी ऐसा बात करे तो हम पे इल्जाम है ये कि क्यों चोर को तुमने चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। अरे आप इस पे तर्क रखिए कि 5 साल के विनाश के कालखंड में सीएम सचिवालय में 25 रुपए टन के मामले में सौम्या चौरसिया जेल में मिला कुछ नहीं है। आज अभी भूपेश बघेल बाहर आए, वो कह रहे हैं कि मिला तो कुछ नहीं है। 33 लाख रुपए मिले हैं। वो खुद इतने बड़े फार्म के मालिक हैं, व्यवसाय का भी है, खेती भी है, उनके पुत्र का भी व्यवसाय है। इतना रुपए तो घर में ही रहता है। ये फिर साबित कहाँ हो रहा है? मोहन जी, मैं ये बात तो कही ना कि मिला क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो बात ईडी रखेगी कि क्या मिला। अभी भूपेश बघेल जी कहने से ये सारी चीजें आधारहीन हो जाएंगी। ईडी को बताने दीजिए क्या मिला। और जिस हिसाब से नोट गिनने वाली मशीन पूर्व मुख्यमंत्री के घर में गई है और उसके बाद भूपेश बघेल बोल रहे कुछ नहीं मिला है, तो मुझे लगता है बहुतों का दिमाग हिला है। इस कारण ये बात कर रहे, सफाई आई है कि वो नोट गिनने की मशीन नहीं, फोटोकॉपी की मशीन। ये तो मैं आप ही के माध्यम से देख रहा हूँ, आप ही के माध्यम से जान रहा हूँ। अभी का ईडी का डिस्क्लोजर आएगा, अभी बिलबिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 साल में प्रदेश के संसाधन को लूट के अपनी नेत्री के पैरों के नीचे गुलाब की पंखुड़ी बिछाने वाले लोग प्रदेश के एक एक पैसे का, एक एक आना पाई का हिसाब हो के रहेगा। ये हमारा वचन है। चलिए, 2019 से इस पूरे घोटाले की गूंज है, परत दर परत कुछ चीजें निकल रही हैं, लेकिन जब राजनेताओं का नाम आता है तो इस तरीके की राजनीति हमें देखने को मिलती है। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, आप लगातार इस पूरे प्रकरण को देख रहे होंगे, समझ रहे भी होंगे। क्या कुछ थोड़ा राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश हो रही है, या फिर इस राजनीतिक रंग के जरिए बचाव की भी कोशिश हो रही है? दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपका क्या विचार है? देखिए मोहन, असल में ये जो मामला कुछ ना कुछ तो है। आप सिरे से इसको खारिज नहीं कर सकते। फिर हर कोई ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे? कोई भी आदमी जो है संपत्ति जो बनाई वो रखेगा तो नहीं घर में। सवाल टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ सकते हैं। ईडी की कार्रवाई की जो टाइमिंग है उस पर जरूर सवाल उठ सकते हैं। और फिर ईडी जो है, ईडी किसी को कभी मिट्ठू नजर आता है, वही ईडी जो है फिर किसी को चील नजर आता है, बाज नजर आता है, गिद्ध नजर आता है। तो ईडी के साथ तो दिक्कत यह है कि वो कार्रवाई करती है, तो अगर आप सत्ता में हैं तो वो आपको सूट करती है उसकी कार्रवाई, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको सूट नहीं करेगी, ये तय है। सीबीआई और ईडी पर आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, ये शुरू से होते आ रहा है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, शराब घोटाला हुआ है, ये अगर
स्थापित नहीं होता तो ईडी इतने समय तक ये कार्रवाई लंबा नहीं खींच सकती। 5 साल हो गए, एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही, और ऐसा नहीं है कि उनको फटाक से गिरफ्तारी की और कोर्ट ने उसको माना कि नहीं भाई ये तो स्टैंड होती नहीं, इनके खिलाफ अरेस्टिंग स्टैंड नहीं होती, इनके खिलाफ कोई जो सर्कमस्टांशियल जो है वो नहीं है, एविडेंस नहीं है, और उनको रिलीज कहाँ मिला, रिलीफ कहाँ मिला? आखिर जेल तो गए, बेल आउट हो सकता है, बेल तो नेचुरल प्रोसेस है और हमारा जो है मानवाधिकार है, मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो टाइमिंग है इस पर अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो ये उनका हक है, और इसी बहाने जो कांग्रेस के लिए ये ईडी की जो रेड मैं समझता हूँ एक संजीवनी से कम नहीं है। जो कांग्रेस अभी तक बिखरी हुई थी, किसी को अलग नेतृत्व दिख रहा था, किसी को अगले चुनाव में अलग नेतृत्व दिख रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, वो सारे के सारे एक साथ आ गए, और उसके साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि बेचारे गरीब नगाड़े वालों का भी फायदा हो गया। उनका जो बिक नहीं रहता नगाड़ा वो बिक गया। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आते हैं जी अनिल जी। लेकिन इसमें ये जो बार बार बात आती है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये भी कुछ चांसेस है क्या? भूपेश बघेल के बजाय उनके पुत्र को टारगेट करके बघेल जी को अप्रत्यक्ष रूप से एक तरीके से ट्रैप करने की कोशिश है, रोकने की कोशिश है, उनकी चाल को धीमा करने की कोशिश है क्या? देखिए, ईडी की कार्रवाई शुरू होती है जहाँ से, वो फिर चेन वाइज आगे बढ़ती है। अगर किसी के पास कुछ सबूत निकला है, कहीं पैसा निकला है, कहीं पैसे की लिखा पढ़ी निकली है, तो वो पैसा कहाँ कहाँ तक गया था वो लास्ट चेन तक जाती है। ईडी की कार्रवाई को समझना पड़ेगा। जो घोटाला हुआ है, घोटाले का पैसा कहाँ से आया उससे मतलब नहीं, कहाँ कहाँ गया उससे मतलब है। तो कौन कौन किस किसने, कौन कौन उसके लाभार्थी है, वो जा रही है चेन वाइज चेन, मतलब एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी। भूपेश बघेल के पुत्र का नाम अगर आया है तो भूपेश बघेल के पुत्र के यहाँ जाएगी, तो भूपेश बघेल का पुत्र भूपेश बघेल से अलग तो नहीं रहता, साथ में रहता है। और ऐसे में फिर इसको जो है आप पंजाब के चुनाव से जोड़ रहे हो। पंजाब में चुनाव 27 में होना है, आज तो नहीं होना है। 3 साल तक मतलब इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। हाँ, विरोध करना चाहिए, विरोध करने का कांग्रेस का हक है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। अगर यही जांच अगर भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में बिठा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, पांडे जी आएंगे आपके पास, लेकिन कांग्रेस का भी सवाल लेते हैं, एक साथ दोनों बातों का जवाब दे देना। ये अभिमन्यु जी, अभी तो कुछ चुनाव भी नहीं है, अगर चलो राजनीतिक वेंडेटा के तहत भी कार्रवाई हो रही है तो कारण क्या दिखता है? अभी तो कुछ नहीं है, अपना निकाय चुनाव भी छत्तीसगढ़ का संपन्न हो गया। ये तो एक जांच की प्रक्रिया के स्वाभाविक रूप से की जा रही जांच दिखता है। इसमें कांग्रेस को क्यों लगता है राजनीतिक रूप से कार्रवाई की गई है? क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी अभी वे प्रभारी बनाए गए पंजाब के, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश है। और वहां तो आप लोग वहां पे जो अपने जी 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 वहां तो विपक्ष में है कांग्रेस। जी बिल्कुल, नए नए प्रभारी अभी बनाए गए हैं, उनका पहला दौरा भी हुआ, उनका स्वागत हुआ वहां पर। और जो जाके अभी उनको राजनीतिक वहां पर अपने जो भी कार्यक्रम करने हैं, जो भी रणनीति बनानी है, उसका दौर अभी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में अस्थिर करने का काम है, वो एक बात है। उसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कुछ बातें कह रहे थे, उनका मैं जवाब देना चाहूंगा कि बायस्ड जो ईडी को हम कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? तो हमारे साथ साथ बायस्ड ईडी को आंकड़े कह रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। 5,500 केसों में से 40 केस टिके हैं केवल। उसके अलावा जो नेता के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है और वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको अचानक से दूध के धुले क्यों हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में क्यों डलकर धुल कर निकल जाते हैं? मैं दावा करता हूं, अगर आज भूपेश बघेल जी कह दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कल भूपेश बघेल जिंदाबाद चिल्लाते मिलेंगे आप लोगों को। तो ये ईडी को बनाकर रख दिया गया है, ये हमारा सवाल है। तो ये क्या भूपेश बघेल को बीजेपी में ले जाने के लिए कर रहे हैं क्या? आपको लगता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ज्वाइन कर लेना तो यही लोग कल, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम बनाया गया, उनके ऊपर पहले कार्रवाई की गई, दुनिया भर के चिटफंड घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाले की बात की गई। तो मैं वही कह रहा हूं, आज विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं अभिषेक सिंह जी, उनके ऊपर कितने बड़े घोटालों के आरोप हैं। ठीक है, आ गई बात, घोटाले का आरोप है। पांडे जी के पास चलते हैं, दोनों सवालों का जवाब लेंगे। जो अनिल जी ने भी बात कही, आपने भी बात कही, एक राजनीतिक रंग है, ये बार बार कांग्रेस कह रही है। दूसरा सवाल ये कि आप लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे कांग्रेस बिखरी हुई है वो एक हो जाती है। ये दोनों सवालों के जवाब पांडे जी। इसके लिए तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए हमें। अगर मान लिया कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन दूसरा, स्पष्ट नजरिया रखे, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। अब मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, अधिकारियों ने
हमसे हस्ताक्षर करा लिया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट कहता है घपला घोटाला हुआ प्रदेश में। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी हैव सम पेशेंस। अभिमन्यु जी, अरे अधिकारी भी तो उनके थे उस अभिमन्यु समय। जी ऐसा नहीं करना है प्लीज, थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, सही जगह चोट लगी है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ घपला घोटाला हुआ है। उसके एवज में देखिए कोई हवा में चीजें नहीं है। जो बड़े भाई अनिल जी बोल रहे थे, ईडी जब काम करती है तो इतने बड़े सिंडिकेट को पकड़ना, आप सिंडिकेट को देखिए, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, फिर फलाना का लड़का, फलाना का पापा, फिर मंत्री, कई सारे सिंडिकेट इसमें जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे करके ये यहाँ तक जब आबकारी के लाभकारी मंत्री गिरफ्तार हुए और जब उन्होंने इनपुट दी तब ये चीज़ें खड़ी हुई। लेकिन जो हमारे मित्र और छोटे भाई कह रहे थे कि ईडी या ये सब सारी चीज़ें बायस है, मैं एक छोटा सा प्रश्न मेरे भाई से कहता हूँ, 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहाँ ईडी ने पकड़ा, क्या आपका कहना है कि ईडी ने वहां पैसा प्लांट किया उसके बाद जाके रिकवरी की? एक सवाल, एक सवाल, केस में, अरे एक सवाल, चलिए दूसरे केस में हम क्यों जाए? हर केस की प्रवृत्ति अलग होती है। पांडे जी यहाँ की बात करिए ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कब मिलेगा, कब? 19 से तो जांच चल रही है। नहीं 19 से जांच चल रही है, उसके तारतम्य में कितनी मतलब रिकवरी हुई है, कितने जमीनें सीज की गई हैं, बहुत अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी ये तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए जांच तो हो मुझे गई, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए बरी और दोषी अभी तक 84 केस में अभी सजा हुई है। 1984 में सिख भाइयों को टायर डाल के जलाने वाले को अभी सजा दी गई है। तो बरी निर्दोष आप नहीं तय करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो, न्यायालय को तय करने दो। आपका आते हैं अभी ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर एक टिप्पणी ले लेते हैं। आऊंगा अभिमन्यु जी, आप दोनों के पास आएंगे। आगे क्या होने वाला है, आगे की दिशा किस तरफ जा सकती है, ये समझ लेते हैं पुसतकर जी से। अनिल जी, ये क्या दिख रहा है अब, ये क्या प्रक्रिया होगी, क्या ये ठोस आधार दिख रहा है, क्या ये आगे बघेल जी तक जाएंगे या आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, आप इसको दिल्ली के शराब घोटाले से भी जोड़कर देखिए। वहाँ पर भी शुरुआत जब हुई थी तो कारोबारी पकड़ा है, अफसर पकड़ा है। ईडी एक बार में सारी कार्रवाई नहीं कर सकती, वो चेन है उसके पास, जो मनी लॉन्ड्रिंग की चेन जो सब कहते हैं, जो मनी चेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है, जहाँ ट्रांसफ़र होता है, उस चेन पर चलती है। दूसरी बात जो अभिमन्यु भी कह रहे थे कि हमारे जो आंकड़े देख लीजिए ईडी के, तो कन्विक्शन रेट तो आप जो जनरल क्राइम है उसका भी आप देख लीजिए, कन्विक्शन रेट वो तो एविडेंसेस पे होता है। एविडेंस अगर बदल जाता है, सरकार बदलती तो एविडेंसेस भी बदलते हैं। मेरा ये सवाल ये है कि अगर ईडी की कार्रवाई अगर ये चल रही है जो 5 साल से चल रही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा उनके पास ईडी के पास एविडेंसेस नहीं होते तो इतना लंबा नहीं खींचती। और फिर ये कार्रवाई जो है पिछली सरकार में जहाँ तक चली, उसके बाद इस सरकार के आने के 1 साल के बाद जो है कवासी लखमा गिरफ्तार हो रहे। कवासी लखमा का गिरफ्तार होना, एक मंत्री का गिरफ्तार होना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं तथ्य है। और तथ्य है तो मंत्री की गिरफ्तारी के बाद फिर आगे अगर कार्रवाई बढ़ रही है तो इसका मतलब जरूर मंत्री से कुछ इनपुट मिला है, आबकारी मंत्री से इनपुट मिला है और उस इनपुट के आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ रही है। कार्रवाई तो पूरी होने देना ही चाहिए। आप पहले से कैसे आप नतीजे पे जा सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिला और इसमें कन्विक्शन नहीं होगा या इसमें जो एक्विटल होगा, एक्विटल रेट और कन्विक्शन रेट के आधार पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप कंट्रोल कहां कर पाएंगे? अंकुश लगना जरूरी भ्रष्टाचार पे, और ये अगर कार्रवाई चल रही तो चलने देना चाहिए। चलिए अभिमन्यु जी, अब आप लोगों के पास क्या रास्ता बचता है? कांग्रेस क्या करने जा रही है, आगे का क्या स्टेप उठाने जा रही है? इस पूरे मामले को कानूनी रूप से डिफेंड करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, कांग्रेस का क्या स्टेप है? बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा, हम न्यायालय में जाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे, अपने तथ्य रखेंगे। और बिल्कुल सही कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे लगाम होनी चाहिए। लेकिन मेरा यही कहना था, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नेता के ऊपर कार्रवाई होती है, वो बीजेपी चले जाता है तो कार्रवाई रुक क्यों जाती है? और कितने बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो गई 10 साल में ईडी की, ये बता दे मेरे को निशिकांत पांडे जी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी कई घोटाले गिनाए जो रमन सिंह राज में हुए, लेकिन क्या एक पर भी कार्रवाई की बात निशिकांत जी हमारे ऊपर कर रहे थे? तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकाल में एसआईटी गठित की गई थी, तो उस एसआईटी गठित जब की गई तो उस पर स्टे लेकर आने का काम किसने किया? इनके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने जाकर उसमें कोर्ट से स्टे लाने का काम किया। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ईडी को जांच करनी है
तो ईडी बिल्कुल यहाँ जांच करे, आके सारे के सारे तथ्यों पे जांच करे, जो पुराने घोटाले हुए उस पे भी जांच करे, सारे नान घोटाले पे जांच करे, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले पे जांच करे, चिटफंड घोटाले पे जांच करे, पनामा पेपर घोटाले पे जांच करे, तमाम जितने जो 15 साल में रमन सिंह जी के दौर में भी जो घोटाले हुए हैं उन सारे के सारों की जांच ईडी करे। चलिए, जांच सबकी होनी चाहिए, कांग्रेस ये चाहती है और इसको लेकर वो सड़क की लड़ाई लड़ते रहेगी। पांडे जी, लेकिन आप लोगों के सामने चुनौती है और ऐसे आरोप लगेंगे तो आप लोग जांच भले अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर आप लोगों के दामन में ही छींटे आ रहे हैं कि भाई ये जांच कहीं ना कहीं राजनीतिक नजरिए से की जा रही है। क्या करेंगे, कैसे बचेंगे आप लोग, बचाव के लिए क्या है? देखिए, देवताज का चश्मा पहन के कांग्रेस पार्टी बैठी है। 5300 लगभग केसेज हुए हैं, जिसमें 195 नेता हैं। आप सोचिए, 5300 केसेज में 195 नेता है, बाकी अधिकारी और कर्मचारी और व्यापारी है। कांग्रेस पार्टी अपना पहले मूल्यांकन करे तथ्यों का, उसके बाद चर्चा करे। दूसरा, पंजाब में चुनाव है 27 में, ये ऐसा लॉजिक है कम से कम। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आता है, एक चीज आप देखिए गौर से, कि बर्बादे कांग्रेस करने को बस एक ही राहुल काफी है। अंजाम में कांग्रेस क्या होगा, हर डिबेट में राहुल बैठे। पंजाब में 2027 में चुनाव है, यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। जब यहाँ रायपुर में अधिवेशन होता है, यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। भाजपा डर गई। अरे, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, विधानसभा असम में चल रहा है, यहाँ छापा पड़ रहा है। बीजेपी डर गई, असम चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अरे, लॉजिकल तो रहो भैया, लेकिन लॉजिकल होना और कांग्रेसी होना कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसलिए मैं एक चीज कहता हूं कि देखिए, सांच को आंच नहीं होता। आपने कई जांच हमारे नेताओं के खिलाफ बैठाए। सोने जैसा तब के आए, पहले एक राज को नेतृत्व देते थे, आज देश को नेतृत्व कर रहे हैं। आप तब के आइए ना, ये यहाँ आके ईडी दफ्तर घेर के या कोई आलोचना करके आपको कुछ हासिल हो जाता है। बताइए ना, घुमा रहे हैं, समय नहीं है, जल्दी। जी 10 सेकंड और 10 सेकंड। देखिए, जिन व्यक्ति की बात करने को, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में आने पर कैसे आरोप हट जाता है? ऐसी कौन रुकिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन व्यक्ति को पंजाब का नेतृत्व दिया गया है प्रभारी के रूप में, उनके नेतृत्व में विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, परसों चुनाव, नगर निगम, पंचायत हारे। आपको क्या करना? हमारी पार्टी ने दिया है, हमारी पार्टी नेतृत्व दे रही है, हमारी पार्टी पोस्ट दे रही है, तो उसमें आपको क्या लेना देना? आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसकी बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आरोपियों, भ्रष्टाचारियों के ऊपर के सारे आरोप हट कैसे जाते हैं? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप देंगे, इस सवाल का जवाब आपको देना है। इतनी देर से बोल रहे हैं, सीधा सीधा एक सवाल का जवाब दीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे हो गए? शुभेंदु अधिकारी कैसे पास हो गए? ये सारे नेता कैसे चलिए, पास ये हो गए? चर्चा तो शायद लंबी चलती रहेगी और कारवां किसने लूटा है ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी आप सवाल जिनसे कर रहे हो, आरोप उन्हीं पर है। क्या होगा आगे, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। आज की चर्चा के लिए समय इतना ही था, इसलिए इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।